30 करोड़, इट्स अ वेल लार्ज अमाउंट, बट 30 करोड़ मोटर आज के टाइम पे इस दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो रहा है। 30 crore motor nowadays is being used by any industry or any infrastructure system globally. 80% of that 30 crore motors are being controlled by electrical drive system. उन 30 करोड़ मोटर्स में से 80% मोटर्स इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम के चलते कंट्रोल किए जा रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दिस ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमने देखा था कि सोर्स, देन पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, देन सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। उस पूरे डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, दैट इज मोटर। सो व्हाई एग्जैक्टली वी आर चूजिंग द मोटर फर्स्ट? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में हमें नियरली अबाउट 19 से 20 मोटर के बारे में पढ़ाया जाता है, in which some of them are general motors and some of them are special type of motor. Each and every motor has their own characteristics. So उस characteristics के हिसाब से हम अपने मोटर को सेलेक्ट करते हैं। Let's take example, जैसे आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है उसमें इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, बट देर आर सर्टेन मोटर विच आर मोर सुटेबल इन दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में, रेलवे इंजन में आज के टाइम पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगता है, बट देर आर सर्टेन मोटर्स विच कैन बी अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर इंजन ऑल्सो। सो लाइकवाइज अगर हमारे पास मोटर्स के ऑप्शन ज़्यादा हैं, यानी उसके यूज़ करने के ऑप्शंस में भी उतना ही कन्फ्यूजन आएंगे। सो बिफोर दैट, बिफोर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम, बिफोर सेलेक्टिंग द ड्राइव सिस्टम, हमें सबसे पहले अपने मोटर को चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास टोटल 19 मोटर्स, 19 या 20 मोटर्स जनरली इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। सो हाउ वी विल जज दैट विच मोटर इज सुटेबल फॉर एनी टास्क? दैट इज द बिगेस्ट कन्फ्यूजन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एवर फेसेस, कि किस पॉइंट पे कौन सा मोटर आपको चूज करना। एज ऑलवेज, लेट्स चूज वन मोटर। Now in any point, whenever we want to purchase something, किसी भी टाइम पे अगर हमें कुछ परचेज करना है, the first thing that we keep on our mind is characteristics. किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमेशा जानते हैं। लाइक टेक एग्जांपल, अगर भी आप बाइक खरीदने जाते हैं, यू फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बाइक इज। आप बाइक का सीसी क्या है, विच कंपनी डज द बाइक है, विच कंपनीज बाइक यू आर टेकिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द व्हील साइज, हाउ मच, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज यूज्ड। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू विल स्टडी बिफोर परचेजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। Like that, before choosing a motor, you first have to understand that what are the characteristics of motor really is. हमारे पास टोटल 19-20 लगभग जनरल मोटर्स हैं। उन सारे मोटर्स में से कौन सा मोटर किस टास्क के लिए सबसे बेस्ट होगा, उसको जानने के लिए you first have to learn about the characteristics of all the motors. Then you will be able to understand how to choose a motor for a particular operation. So in an electrical system, generally motors को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, that is general motors and special type of motors. In this video I will be only discussing about the general motors. Special type of motor, जितने भी तरह के special types of motors हैं, उन सारे special types of motor के single video हम आने वाले दिनों में अपलोड करते हुए जाएंगे। But now let's focus about the general types of motor. In electrical system, generally motors are divided into three parts. First one is DC, second one is AC motor. DC motor is again divided into three parts: series motor, shunt motor and compound motor. Again, now AC motor is divided into again two parts: asynchronous motor and synchronous motor. Asynchronous motor is again divided into two parts: single phase asynchronous motor, three phase asynchronous motor. Then single phase asynchronous motor is again divided into three parts, that is your split phase motor, shaded pole motor and repulsion start motor. Now three phase asynchronous motor is again divided into two parts: three phase squirrel cage motor and three phase wound rotor type, or you can say slip ring induction motor. Asynchronous motor is generally, asynchronous motor को induction motor ही कहा जाता है, both of them are same. Asynchronous motor and induction motor are same. Then the last we have in AC is our synchronous motor. So this much general types of motor that we have to study now. The characteristics of these types of motors we'll discuss now. Now before moving to the characteristics, let's take an example. I'll ask you a question that which type of motor you will use in this particular scenario. एक ऐसा scenario है जिसमें you have to choose a motor for a particular conveyor. Before the starting of the conveyor, motor के conveyor के start होने से पहले there will be a load, 2 kilo load, a 2 kilogram load will be there on the conveyor.
कन्वेयर के स्टार्ट होने से पहले 2 किलो का लोड उस कन्वेयर पे ऑलरेडी है. नाउ विथ द लोड द कन्वेयर स्टार्ट्स. आफ्टर सम टाइम द लोड चेंजेस फ्रॉम 2 किलोग्राम टू 5 किलोग्राम. 2 किलोग्राम का लोड अब 5 किलोग्राम हो चुका है. आफ्टर अगेन सम टाइम द 5 किलो लोड विल अगेन बी शिफ्टेड टू 10 किलोग्राम लोड. यानी वो 5 किलो का लोड अब 10 किलो हो चुका है. At any point of time, the conveyor will never be started on no load. किसी भी टाइम पे कन्वेयर नो लोड नहीं होगा. Every time the conveyor will be on load. In that whole process, we can change the speed whenever we want. किसी भी टाइम पे उस कन्वेयर का स्पीड हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. Which type of these motor you will suggest for this particular scenario? Confused? After completing these characteristics, I will ask you the same question. By seeing the question only, you will answer me very easily. So first let's see about the characteristics of a DC motor, under which we will see all the 3 series, shunt and compound. In the characteristics of a DC motor, the 3 main characteristics, that is the most important characteristic that we will study now, is torque current, स्पीड करंट एंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम सारे डीसी मोटर्स के देखेंगे. दैट इज डीसी सीरीज, शंट एंड कंपाउंड. सबसे पहले हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. उसके बाद विल मूव टू डीसी शंट एंड देन वी विल सी डीसी कंपाउंड मोटर. सो इन ऑर्डर टू सी द 3 कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टू कीप 2 फॉर्मूलाज इन आवर माइंड. इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें 2 फॉर्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा. इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड करंट, the relation between speed and current, जिसको मैं n is proportional to v minus IaRa by phi भी लिख सकता हूँ. So these 2 formula are very important in case of any characteristics of DC motor. DC shunt हो चाहे सीरीज हो चाहे कंपाउंड हो, ये 2 फार्मूला ही हमें जो बेसिक रिलेशन है टॉर्क करंट और स्पीड करंट में, ये इन्हीं दोनों फार्मूला से हमें मिलेंगे. So we'll first see about the characteristics of a DC motor, and we'll see the first characteristics, that is torque versus current. Now we'll take the first formula in account, that is T is proportional to phi Ia. इसी फार्मूला से हमें टॉर्क और करंट के बीच का रिलेशन मिलेगा. बट एज यू कैन सी दैट हमारा जो डीसी मोटर में Ia होता है एंड phi, यानी हमारे डीसी मोटर में देयर इज ओनली अ सिंगल करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट ऑफ अ डीसी मोटर, दैट इज Ia, IF एंड IL. वी कैन से दैट Ia is proportional to IF, is proportional to IL, is proportional to phi in case of a DC series motor. ये चारों एक दूसरे के साथ proportional होते हैं. So in the place of this, in the place of phi, we can also write that TA is directly proportional to Ia multiplied by Ia, or we can also write down as T is proportional to Ia square. टॉर्क जो है वो करंट के साथ स्क्वायर में वैरी करता है. सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दीज रिलेशन, सो द ग्राफ विल बी द ग्राफ बिटवीन अ टॉर्क एंड करंट ऑफ एनी DC series motor will be like this. It will start like a parabola, but after some time it will take a straight line. It will start like a parabola because of this relationship. ये parabola जैसा start होगा, but कुछ amount के बाद after this point it will become a straight line, because कुछ amount of time के बाद इस point के बाद आपका phi जो है वो saturated हो जाएगा. यानी your phi will not increase. If your phi will not increase, then the equation will become T is proportional to Ia only. It will not be Ia square because phi अब constant हो चुका है. तो इस पॉइंट के बाद जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. सो दिस इज हाउ अ टॉर्क एंड करंट रिलेशनशिप ऑफ अ DC सीरीज मोटर इज. तो इससे हमें आउटकम क्या मिलता है? आउटकम ये मिलता है कि इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Ia, द टॉर्क वैल्यू इंक्रीजेस. यानी मैं अगर इन एनी टाइप ऑफ मोटर, दुनिया का कोई भी मोटर, अगर आप उसमें मैकेनिकल लोड इंक्रीज करते हैं तो दैट पर्टिकुलर मोटर विल ड्रॉ मोर अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सोर्स से उतना ही ज़्यादा करंट वो खींचने लगेगा. अपने मिक्सर का, ग्राइंडर का एग्जांपल ले लीजिए. जैसे जैसे आप उसका स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे उसमें लोड पड़ता है, वैसे वैसे ही वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगता है सोर्स से. तभी जाके आपके लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं, वो डीम होने लगता है, बिकॉज उनका पावर वो मोटर कंज्यूम कर रहा है. जितना आप लोड बढ़ाते जाएंगे, द मोर यू विल इंक्रीज द लोड, द मोर Ia द मोटर विल टेक. So if the Ia will increase, that means the torque will also increase. In case of a DC series motor, that means अगर मैं लोड बढ़ाता हूँ तो टॉर्क भी DC series में बढ़ता चला जाएगा. That we got from this particular relation. Now let's see the second relation, that is speed versus current. Now we'll take the second equation in this situation, that is n is proportional to EB by phi, or we can also write down as n is proportional to V minus IaRa divided by phi.
नाउ इफ यू सी दैट, अब यहाँ पे अगर मैं IA को इंक्रीज करता हूँ इन दिस फॉर्मूला, इफ आई इंक्रीज द IA, सो एज वी कैन सी दैट अगर मैं IA को इंक्रीज करूँगा तो हमारा IF भी इंक्रीज होगा, एंड इफ IF इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स योर फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अगर मैं यहाँ पे IA को इंक्रीज करता हूँ तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे IA जो है वो हमारा माइनस पे है। सो जितना IA का वैल्यू बढ़ेगा उतना RA ड्रॉप बढ़ेगा, उतना ही V से ये पार्ट को माइनस किया जाएगा। इफ दिस इज माइनस दैट मीन्स न्यूमरेटर विल अल्टीमेटली डिक्रीज, जितना IA को मैं बढ़ाता जाऊँगा ये उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। नाउ बट इफ IA इज इंक्रीजिंग IF इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फाई भी बढ़ेगा, जितना IA को बढ़ाऊंगा उतना फाई भी इंक्रीज करेगा। सो दिस ऑल्सो विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो बात तो बराबर हो गया, बोथ ऑफ देम आर सेम, नथिंग विल हैपन, बट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी विल बी डिक्रीजिंग लेस देन द फाई। ये जो है, ये क्वांटिटी जो है फाई से बहुत कम डिक्रीज करेगा, फाई ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर ये ज़्यादा हैवी इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स ये ज़्यादा हैवी डिक्रीज करेगा। यानी हमें इससे क्या मिला कि इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ IA, अगर मैं IA का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ द स्पीड डिक्रीजेस। तो इससे हमें क्या मिलता है? इफ आई दैट मीन्स वी कैन से दैट IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और वी कैन से दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IA। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनका ग्राफ ऑफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। सो द ग्राफ बिटवीन द स्पीड एंड द करंट विल बी लाइक दिस। द मोर इफ आई इंक्रीज द IA का वैल्यू मैं जितना इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा, जो मेरा स्पीड है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा, और मैं n का वैल्यू यानी स्पीड का वैल्यू जितना इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा IA का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करता हुआ जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट ग्राफ फॉर अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन। नाउ इस ग्राफ से हमें क्या आउटकम मिलता है? द फर्स्ट आउटकम दैट विल टेक फ्रॉम दिस ग्राफ, अगर मैं लो स्पीड पे हूँ, यानी अगर मैं लो लोड पे हूँ, यानी IA का वैल्यू हमारा बहुत कम है। सो अगर IA का वैल्यू कम है, लोड कम लगाया गया या नो लोड मोटर को चलाया गया, उस टाइम पे हमारा स्पीड जो है वो डेंजरसली हाई हो जाएगा। इसीलिए DC मोटर कैन नेवर बी स्टार्टेड ऑफ लोड। इसे कभी भी विदाउट लोड नहीं, बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट स्टार्ट a DC मोटर ऑफ लोड बिकॉज इट विल द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी डेंजरसली हाई। That is we got from this. Now the second thing that we'll got कि जितना मैं IA इंक्रीज करता हुआ जाऊँगा, यानी जितना मैं लोड इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ, जितना फिजिकल लोड उस मोटर पे देता हुआ जा रहा हूँ, हमारा स्पीड जो है वो उतना ही डिक्रीज कर रहा है। सो the more I increase the IA, the speed it decreases. This is the second thing that we came to know from this relation. Now let's move to the third relation, the last relation, torque versus speed characteristic. In case of a torque and speed relation, हम जैसे कि यहाँ आउटकम पे अभी देखते हैं, we can see that IA अगर मैं बढ़ाता हूँ तो T बढ़ता है, और अगर मैं IA इधर बढ़ाता हूँ तो स्पीड घटता है। So IA, if I increase the value of IA, T increases. If I increase the value of IA, N decreases. तो जितना मैं टॉर्क बढ़ाऊंगा उतना ही स्पीड घटेगा। तो T और N जो है वो दोनों भी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही हैं। वी कैन टेक द रिजल्ट फ्रॉम दिस आउटकम, और इस तरह से भी दिखा जा सकता है। नाउ वी नो दैट N इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA डिवाइडेड बाय फाई, और एक रिलेशन जो हमारे पास है दैट इज T इज इक्वल टू फाई IA। Now if phi is in the case of a series motor, phi is not constant, phi is variable. तो अगर मैं phi का वैल्यू इक्वेशन 2 से लेकर इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो क्या होता है? So the value of phi in this equation is phi is proportional to T divided by IA. अब इस इक्वेशन को लेकर अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? IA को ऊपर ले जाते हैं, IA मल्टीप्लाइड बाई V माइनस IA RA डिवाइडेड बाई T। नाउ यू कैन सी दैट अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कांस्टेंट ले लें, न्यूमरेटर वी टेक एज कांस्टेंट बिकॉज न्यूमरेटर बहुत कम ही डिक्रीज करेगा, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। सेम वही चीज़ हमने इन दोनों रिलेशन से भी निकाल लिया था कि स्पीड और टॉर्क जो है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगेन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एग्जैक्टली सेम ग्राफ एज वी हैव ड्रॉन इन स्पीड एंड करंट लाइक दिस। स्पीड और टॉर्क अब एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें क्या देखने को मिलता है? वी कैन सी दैट at the initial point when the speed is very low, you can say यहाँ पे स्पीड हमारा बहुत कम है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी दिस मोटर इज वी कैन से दैट इज अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। डीसी सीरीज मोटर एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर है जिसमें इनिशियल स्पीड पे यानी जब वो मोटर स्टार्ट होता है उस टाइम पे टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका टॉर्क का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। सो इट्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर।
On whole, we can say that DC series motor is a type of motor which is a high starting torque motor, cannot be started without any load, and it is also a type of motor in which if you increase the mechanical load, the speed decreases. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें डीसी सीरीज मोटर के इस तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से मिले. नाउ विल सी द नेक्स्ट मोटर is a DC shunt motor. Now in case of a DC shunt motor, let's first discuss about the characteristics torque versus current. Now we will use the same equation that we use in series, that is torque is proportional to phi Ia. But in this equation the phi is again not proportional to IF. इस पर्टिकुलर मोटर में phi और IF या IA इक्वल नहीं होते. Phi is different, IA is different, IF is different. So by keeping this we can say that torque is directly proportional to phi को अगर हम constant ले लें, so that particular equation will become torque is directly proportional to IA. यानी जितना मैं torque increase करूँगा उतना IA increase करता हुआ जाएगा. So the graph of this particular equation will be a straight line. यानी जितना मैं IA increase करता हुआ जाऊँगा उतना ही मेरा torque increase करता हुआ जाएगा. That means we can say that the first outcome that we'll take from this equation, from this particular graph, is that if I increase the IA, the torque increases. यानी जितना लोड मैं इंक्रीज करता हुआ जाऊँगा उतना ही मेरा जो टॉर्क है वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा इन केस ऑफ अ डीसी शंट मोटर. नाउ लेट्स टेक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स that is speed versus current characteristics. Now in this characteristics also we'll take the same equation, that is n is proportional to EB by phi, or we can also write that as divided by phi. Now in this whole equation you can see that phi of a DC shunt motor is constant. So this particular system will be out of the equation. Phi will be out of the equation. The equation will only remain as n is proportional to V minus IRA. So now if you will see that मैं अगर I का value 0 लूँ, the n का value will be maximum. Now if I increase the value of I to 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे मैं I का value increase करता हुआ जाऊँगा, जो n का वैल्यू है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. दैट मीन्स 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके डिक्रीज करता हुआ जाएगा. बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू मैक्स, यानी जब आई 0 होगा तो n हमारा मैक्सिमम होगा. सो नाउ इफ आई प्लॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट प्लॉटिंग दिस विल बी IA, दिस विल बी योर n. सो द मोर वी विल इंक्रीज द लोड, द स्पीड विल बी नियरली कॉन्स्टेंट. ये जो ग्राफ है ये नॉर्मली कांस्टेंट आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस IARA ड्रॉप, ये IARA ड्रॉप के चलते ही बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप ये जो है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है. सो इट शुड बी नियरली कांस्टेंट. सो द मोर इससे हमें एक आउटकम मिलता है कि इफ आई इंक्रीज द लोड, इफ आई इंक्रीज द IA, अगर मैकेनिकल लोड एक डीसी शंट मोटर में इंक्रीज किया जाए, स्पीड जो है वो उसका नॉर्मली बहुत कम ही डिक्रीज करता है. सो इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ IA, द स्पीड विल बी डिक्रीजिंग, बट इट शुड बी नियरली कांस्टेंट इफ आई नेग्लेक्ट द IARA ड्रॉप. सो we can say that it is a constant speed motor. Let's suppose that the IA is 0, so the speed will be maximum. जब हमारा लोड सबसे कम होगा स्पीड विल बी मैक्सिमम, बट ये डेंजरसली हाई नहीं होगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन से दैट इट कैन बी स्टार्टेड, इट ऑल्सो कैन बी स्टार्टेड विथ नो लोड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज स्पीड वर्सेस टॉर्क. टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो T is proportional to IA and n is proportional to V minus IARA. So that means अगर मैं IA के जगह यहाँ इस सेकंड इक्वेशन पे T पुट कर दूँ तो that equation will become n is proportional to T RA. So अब if I take the example or if I give the value T as 0, the n will be maximum. Now if I start increasing the torque value, the n will be starting with the n will start decreasing. So the graph will be exactly same as the speed versus current characteristics. So if I plot the graph again it will have two parts because of this, because of the RA drop, because of the load drop, the torque is not constant. This is the actual graph and this is the theoretical graph. So अगर RA ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो हमारा जो टॉर्क है वो इस पर्टिकुलर डीसी मोटर में नियरली कांस्टेंट रहता है. दैट मीन्स दिस मोटर इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट टॉर्क मोटर. इफ आई इंक्रीज द स्पीड, दैट मीन्स अगर मैं धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करता हूँ, हमारा टॉर्क जो है वो धीरे धीरे हल्का सा डिक्रीज करेगा. प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इट शुड बी कांस्टेंट. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कांस्टेंट टॉर्क. कम स्पीड पे टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा
और मैक्सिमम स्पीड पे टॉर्क हमारा हल्का सा डिक्रीज करेगा। ये जो हमारा शंट मोटर है, इट इज़ नॉट अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर, इट इज़ अ कांस्टेंट टॉर्क मोटर, यानी जीरो स्पीड में भी उतना ही टॉर्क होगा, हाई स्पीड पे भी उतना ही टॉर्क होगा लगभग, बट इट इज़ नॉट अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। सो दिस इज द आउटकम वी टुक फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स मूव बैक टू द थर्ड DC motor, that is compound motor. Now in case of a DC compound motor, the DC compound motor is generally divided into two parts, that is cumulative compound and differential compound. Cumulative के अगेन दो टाइप है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। डिफरेंशियल के अगेन दो टाइप है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट. Generally there are two types, cumulative and differential. In case of a cumulative compound motor, you can see that there is a series field and there is a shunt field. In case of cumulative, series field is in supporting with the shunt field, यानी both of the field जो है वो एक दूसरे को support करेंगे. So if they are supporting them, then this equation will be little bit changed. जो हमारा ये equation था, n is proportional to EB by phi and T is proportional to phi IA, जिससे हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते थे, इनमें कुछ डिफरेंस आएगा. phi will be changed to phi plus phi s. जो नॉर्मल फ्लक्स ये जनरेट कर रहा था उसके साथ एक phi s ऐड हो जाएगा. वाई दिस phi s इज एडेड? बिकॉज ऑफ द सीरीज फील्ड. एंड वाई इट इज प्लस ऐडेड क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज सपोर्टिव इन नेचर. सो वैसे ही यहाँ भी जो आपका फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका चेंज होकर phi plus phi s मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा. सो नाउ if I plot the first graph, that is torque versus current, the equation will be T phi plus phi SE multiplied by IA. It is still directly proportional to IA, वो अभी भी directly proportional ही है, but उसमें कुछ changes आएंगे. It will start as a straight line, but after some time the speed will increase more rapidly. अगर DC shunt motor के साथ compare करें तो ये आपका शंट मोटर ग्राफ है, बट कम्युलेटिव कंपाउंड का हल्का सा उसका टॉर्क है वो थोड़ा सा रैपिडली इंक्रीज करता है इफ़ यू कंपेयर अ कम्युलेटिव कंपाउंड एंड DC शंट मोटर. सो दिस इज टॉर्क एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट्स मूव बैक टू द नेक्स्ट, दैट इज स्पीड एंड करंट. सो इसमें और शंट मोटर के इक्वेशन में सिर्फ एक ही फर्क आया कि दिस phi s इज नाउ एडेड. सो जो नीचे वाला पार्ट है वो अब हल्का सा इंक्रीज कर चुका है, ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा इंक्रीज कर चुका है. दैट मीन्स स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा. सो अगर शंट मोटर के साथ अगर इस ग्राफ को कंपेयर किया जाए, शंट मोटर का जो एन और आई आया था वो कुछ इस तरह से था, कम्युलेटिव कंपाउंड का भी कुछ उसी तरह ही बनेगा. इट विल बी अराउंड दिस. द स्पीड विल बी मोर डिक्रीज्ड. स्पीड जो है वो आपका ज़्यादा इन केस ऑफ अ शंट मोटर में कुछ इस तरह से डिक्रीज था, बट इन केस ऑफ अ DC कम्युलेटिव टाइप ऑफ मोटर, कंपाउंड टाइप ऑफ मोटर, स्पीड जो है वो कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस एडेड phi s. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम IA को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड भी अगर हम फुल लोड पे अगर कंसिडर करें, जब IA मैक्सिमम पे होगा, शंट मोटर में स्पीड ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता, बट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में शंट मोटर के मुकाबले स्पीड ज़्यादा डिक्रीज करेगा. सो द फर्स्ट आउटकम दैट वी टुक फ्रॉम टॉर्क वर्सेस करंट, टॉर्क हमारा बढ़ेगा. द सेकेंड थिंग वी टुक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ IA, जैसे जैसे मैं वैल्यू IA का इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा, n जो है हमारा डिक्रीज करेगा एंड इट विल डिक्रीज मोर देन शंट मोटर. सो दिस इज that we took from this. Now if I 0 सेम, बाकी सब सेम रहेंगे, I 0 रहेगा. I जब 0 है तो n will be maximum. जब हमारा I बहुत कम लोड पे होगा तो हमारा स्पीड जो होगा वो रेटेड स्पीड होगा. इट इज़ अगेन यू कैन से इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट टॉर्क मोटर, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, आप कंसिडर कर सकते हैं इट्स अ कॉन्स्टेंट टॉर्क मोटर, बट it is a variable torque motor to be very exact. Now let's move to the third graph, that is torque versus speed. Now if I use this equation again that we used in DC shunt motor, that is n is proportional to V minus IARA, and in place of IA we'll put again the T. So the graph will be like this. अगर शंट मोटर का इस तरह से था, the cumulative motor speed torque will be like this. It will be decreasing more than the DC shunt motor. शंट मोटर से वो कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज करेगा. तो what we took from this, if I increase the value of speed, स्पीड जैसे इंक्रीज करता है हमारा टॉर्क जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, एंड इट विल डिक्रीज मोर देन द DC शंट मोटर. वो शंट मोटर से ज़्यादा डिक्रीज करेगा. तो देखा जाए, सो वी कैन से दैट अ DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ DC शंट मोटर, बट द ओनली डिफरेंस इज अगर हम स्पीड और टॉर्क, अगर हम स्पीड या हमारा लोड को या IA को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क विल डिक्रीज मोर देन द DC शंट मोटर, द स्पीड विल डिक्रीज मोर देन द DC शंट मोटर. नियरली जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, बट सिर्फ एक डिफरेंस यह है, इफ़ यू सी दैट
in this particular graph at lowest amount of speed अगर यहाँ पे lowest speed ले लें, so the torque is maximum. So it can also be stated as a high starting torque motor. इसमें high starting torque भी है as well as it is also having a constant torque mechanism. उसमें high starting torque भी है और लगभग वो constant torque भी दे सकता है. Now in case of a differential compound motor, the diagram has a little bit modifications. प्लस माइनस के जगह यहाँ पे जो RSH वाइंडिंग है इसके उल्टा लगाया जाता है. That means now what will happen, the series winding will now oppose the shunt winding. अब ये दोनों एक दूसरे के opposition में आ चुके हैं. So अब formulas में थोड़ा सा change आएगा. The first formula that we have taken, n is proportional to EB by phi, will be changed to n is proportional to EB divided by phi minus phi SE. Now the torque is what we have taken is phi is directly proportional to phi in IA. The equation will change as phi minus phi SE multiplied by I. So if we take this equation and we'll plot the graph of all the three characteristics, let's see what happens. Now if I plot the first, that is torque versus current, so the equation is now T is proportional to phi minus phi S multiplied by IA. So now the total torque is decreasing. So if I compare this with this DC shunt motor, the graph will come like this. So if I compare this with the DC shunt motor, but compound motor का जो graph है वो हल्का सा ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है. Why this decreasing manner is here? Because of this phi minus phi s जो हमारा हो गया, जिसके चलते जो हमारा IA है वो ज़्यादा डिक्रीज कर गया. टॉर्क और IA जो है वो हमारा ज़्यादा डिक्रीज कर गया. So that is what this relation is. Now let's see the second one, that is speed versus current. So the equation will be n is proportional to V minus IRA divided by phi minus phi s. Now in this equation you can see that this particular division, नीचे वाला जो denominator part है, it is decreasing. So this particular speed is increasing in nature. Equation का अगर हम graph plot करें, so that will, if you compare this with the DC shunt motor, it will be like this. DC shunt motor में n is IA is nearly constant, हल्का सा decreasing होता है, but in this case of a differential compound motor, it will be increasing nature. यानी remember that it is the only type of DC motor जिसमें if I increase the IA value, the speed is also increasing. देख सकते हैं जैसे जैसे मैं IA का इंक्रीज कर रहा हूँ वैल्यू, स्पीड भी हमारा इंक्रीज करेगा. यानी जितना मैं उसमें लोड देता हुआ चला जाऊँगा मैकेनिकल लोड, द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर will have an increased speed, which is a very weird type of motor, but we are using this type of motor also in certain cases. Now let's move back to the third point, that is speed versus torque. Now in case of a speed and torque characteristics, if you will write the formula, that is T is proportional to and N is proportional to V minus IA. Now in case of IA, if I place the value of T, that is T V minus N is proportional to V minus T RA. But this T, and if you compare this T with the T that we have in shunt motor, इस torque और shunt motor के torque को compare किया जाए तो this torque is higher than the torque that we have in DC shunt motors. So now if I plot the graph between the speed and the torque of a differential compound motor, it will come like this. If you compare it with DC shunt motor speed and torque is nearly constant theoretically, but in case of differential compound motor you can see that जैसे जैसे मैं speed increase करता जाता हूँ वैसे वैसे मेरा torque भी increase करता जाता है. So the outcome that we have, if I increase the speed of a differential compound motor, the torque also increases. That means ये एक ऐसा special type of motor है जिसमें अगर मैं load बढ़ाता चले जाऊँ तो speed और torque दोनों ही increase होते चले जाएंगे. Now if you consider a generalized system, in case of a DC series motor, it is a high starting torque motor. It cannot be started with no load, and it also have a tendency to decrease the speed when we increase the load. But in case of a shunt motor, now it is a constant torque motor. It's considered to be a constant speed as well as constant torque motor. उनमें speed और torque दोनों constant रहता है. उसको हम बिना load के साथ भी start किया जा सकता है. In case of a cumulative compound, अब इन दोनों shunt और series motor के characteristics को अगर जोड़ दिया जाए तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स जो आउटकम होगा वो आउटकम आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पूरा करता है, जिसमें कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड एंड टॉर्क भी होते हैं. वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी दे सकता है, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टॉर्क भी नियरली अबाउट दे सकता है. बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर जिसमें अगर आप लोड बढ़ाते चले जाएंगे उसका स्पीड और टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा. So this is the general idea of characteristics of a DC motor. Let's move to the next, that is characteristics of AC motor, and we'll first take asynchronous motor.
नाउ एसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स में एसिंक्रोनस मोटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन दैट पर्टिकुलर एसिंक्रोनस मोटर द फर्स्ट पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ अ स्प्लिट फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर एंड 3 फेज स्क्विरल केज। जितने भी स्क्विरल केज वाले टाइप मोटर हैं, सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, वो सारे को हम पहले एक पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे वुंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो लेट्स फर्स्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो 3 फेज हो। इन दैट पर्टिकुलर थिंग द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दिस फाई I2 एंड cos phi2। I2 जो है वो आपका I2 इज व्हाट, देयर इज रोटर करंट, रोटर में जो आपका करंट होगा उसके साथ टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। cos phi2 इज द एंगल बिटवीन I2 एंड A2, यानी इस रोटर में जो करंट और EMF जनरेट होगा उस दोनों के बीच में जो फाई एंगल डिफरेंस होगा दैट इज दिस cos phi2। तो टॉर्क जो है हमारा इन दोनों पर्टिकुलर फ्लक्स और इन दोनों पैरामीटर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो उसी को लेके मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। यू कैन सी दैट जितना बेटर पावर फैक्टर होगा, यानी E2 और I2 के बीच में जितना बेटर पावर फैक्टर एंगल, यानी जितना वो यूनिटी की तरफ जाएगा उतना ही आपका टॉर्क इफेक्टिव रहेगा। बट जितना वो लैगिंग करेगा, जितना वो लैग करेगा उतना ही टॉर्क आपका डिक्रीज करेगा। द मोर इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर द मोर विल बी द टॉप। ये आपके दिमाग में रहना जरूरी है। So in case of a squirrel cage, in case of a split phase, in case of a 3 phase squirrel cage, in case of a single phase induction motor, उन सभी में आपके रोटर में वाइंडिंग नहीं होता। देयर इज नो वाइंडिंग इन द रोटर सिस्टम। उसमें एक स्क्विरल केज टाइप का सिस्टम होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, आप उसके रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ यू कंपेयर द R2 एंड X2, यानी उस पर्टिकुलर रोटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को अगर आप कंपेयर करें, रिएक्टेंस वैल्यू विल बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स इफ द रिएक्टेंस वैल्यू इज मोर, द पावर फैक्टर विल बी मोर लैगिंग। And now if last we have seen that if the power factor is more lagging, the torque will not be as efficient as it is in unity. So अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ टॉर्क वर्सेस स्पीड का, so that will be like this। कुछ इस तरह से उसका ग्राफ आएगा जिसमें इस पॉइंट पे you will have starting torque, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ये जो है ये आपका ब्रेक डाउन टॉर्क होगा, इस पॉइंट पे फुल लोड टॉर्क होगा। सो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब स्पीड कम है, व्हेन द स्पीड इज लेस, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर व्हेन द स्पीड इज लेस द टॉर्क इज नियरली 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। यानी फुल लोड टॉर्क जो अगर T है तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क होगा 1.5 टाइम्स होगा, यानी तो फुल लोड से हल्का सा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमारा टॉर्क धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, अचानक से बढ़ जाएगा और फिर एक पॉइंट पे आके जब हम हाई स्पीड यानी रेटेड स्पीड पे पहुंचेंगे, ये आपका रेटेड स्पीड है। इफ़ दिस इज़ योर रेटेड स्पीड, तो इंडक्शन मोटर का रेटेड स्पीड पे जो रेटेड टॉर्क होगा वो उस मोटर पे दिखने लगेगा। सो एट द रेटेड स्पीड द इंडक्शन मोटर विल अचीव इट्स रेटेड टॉर्क। बट उसके बाद अगर आप उसके स्पीड को और इंक्रीज करते हैं, टॉर्क जो है वो सडनली ज़ीरो चला जाएगा। या फिर अगर आप उसमें ज़्यादा लोड दे दिए तो, या अगर आप उसमें नॉर्मल फुल लोड से ज़्यादा लोड दे दिए तो द स्पीड विल बी ज़ीरो। यानी इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप पंखे को पकड़ लेते हैं अचानक से तो वो पंखा रुक जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर नाउ इन द पुल आउट टॉर्क एरिया। अब उसमें आप क्या किए, आप यू हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लोड इन दैट पर्टिकुलर मोड। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है कि इट्स अ टाइप ऑफ मोटर विच इज़ हैविंग अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। थोड़ा बहुत उसमें स्टार्टिंग टॉर्क है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड उसका बढ़ता है उसका जो टॉर्क जो है वो इंक्रीज करता है सडनली, और एक पॉइंट पे रेटेड स्पीड पे रेटेड टॉर्क चला जाता है। अगर उससे आगे बढ़े तो टॉर्क जीरो हो गया। सो दिस इज हाउ इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज टाइप ऑफ मोटर, स्प्लिट फेज टाइप ऑफ मोटर वर्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज वुंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ स्लिप रिंग मोटर यू हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपके स्लिप रिंग मोटर में, आपके रोटर में आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। रोटर सर्किट पे अगर आप रेजिस्टेंस ऐड करें दैट मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो वैल्यू है अब वो आप चेंज कर सकते हैं। So now if you increase the more, if you attach more resistance, the more the power factor will be tends to unity। वो यूनिटी की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। इन दिस पर्टिकुलर वुंड टाइप ऑफ मोटर अगर मैं रेजिस्टेंस को लो रखता हूँ, फर्स्ट इफ द रेजिस्टेंस इज लो, अगर मैं रोटर पे बहुत कम रेजिस्टेंस लगाया हूँ, इन दैट पर्टिकुलर केस स्पीड जो हमारा स्टार्टिंग पे अगर जीरो है, जीरो स्पीड पे हमारा टॉर्क जो है इस पॉइंट पे रहेगा, यानी थोड़ा बहुत उसमें स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। फिर अचानक से हमारा स्पीड टॉर्क जो है वो बढ़ेगा, जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क अचानक से बढ़ेगा, और फिर जब रेटेड स्पीड पे पहुंचेगा तो अपने फुल लोड टॉर्क से होते हुए हमारा स्पीड जो है अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा।
सो ये उसी तरह का ग्राफ है जो हमने इंडक्शन मोटर पे देखा था। बट अब इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, अगर मैं इस आर लो का वैल्यू को इंक्रीज करके आर मीडियम कर दूँ तो हमें देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम पे टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। और अब अगर मैं आर को मैक्सिमम पे ले जाऊँ तो एन जो स्पीड अगर 0 है तो हमारा टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड एज अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। ये एक ऐसा मोटर है जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क दे सकता है, जैसा कि हमारा डीसी मोटर में था। इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर इट कैन ऑल्सो हैव अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन ऑल्सो हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कैसे अचीव करते हैं? बाय इंप्रूविंग द पावर फैक्टर बाय अटैचिंग मोर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना बेटर पावर फैक्टर, उतना ही ज़्यादा टॉर्क। बट एक डीसी मोटर और एसी मोटर में यही डिफरेंस होता है। डीसी मोटर हैज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, दैट इज द कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट। उसका जो कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट है उसके बीच में स्पार्किंग होता है। तो आप जितना उसके स्पीड को चेंज करने का कोशिश करेंगे, द मोर यू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर, द मोर विल बी स्पार्किंग, द मोर स्पार्किंग विल बी देयर। सो जितना स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा स्पार्किंग क्रिएट होगा, और जितना स्पार्किंग क्रिएट होगा उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा, उतना ज़्यादा ब्रश ड्रॉप होगा, उतना ही वो सिस्टम अनएफिशिएंट होगा। इसीलिए हम डीसी मोटर को कभी भी एक वेरिएबल स्पीड मोटर कंसिडर नहीं करते। अगर आपको एक वेरिएबल स्पीड मोटर चाहिए तो दैट विल ऑलवेज बी अ एसी मोटर। एसी मोटर ही हमेशा एक वेरिएबल स्पीड मोटर हम कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डीसी मोटर को वेरिएबल स्पीड मोटर नहीं कह सकते। वी कैन से डीसी मोटर इज अ वेरिएबल स्पीड मोटर, बट इफ़ यू कंपेयर देम द AC will be a better choice. So that is now हम आज के टाइम पे AC पे शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। Now let's move to the second and the last one, that is synchronous motor. Now in case of a synchronous motor is a type of a motor which is a constant speed motor. उसमें speed variations बहुत कम ही होते हैं। The torque in a synchronous motor is proportional to the voltage input. जितना भी voltage हम synchronous motor के input पे देते हैं, that input voltage is proportional to the torque. So it is a constant voltage motor also. That is why अगर उसमें voltage constant है, that means उसका torque भी constant होगा. Now comes to the power factor. You can see the V curve of a synchronous motor, जिसमें IF का वैल्यू यानी उसके फील्ड करंट के वैल्यू को चेंज करके we can change the power factor from leading unity to lagging लीडिंग यूनिटी। हम उसको IF के वैल्यू को चेंज करके यानी कि एक्साइटेशन चेंज करके हम उसके पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द स्पीड एंड द टॉर्क, जो स्पीड होता है इसका होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P, एंड इन दिस पर्टिकुलर मोटर NS इज इक्वल टू NR। इट विल बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर। डीसी शंट मोटर में हमने देखा कि थोड़ा सा डिक्रीज करता है, बट सिंक्रोनस मोटर में आपका स्पीड और टॉर्क हल्का सा भी डिक्रीज नहीं करेगा। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप उस मोटर को टॉर्क इतना ज़्यादा दे दिए कि इफ़ यू गिव द टॉर्क मोर देन द पुल आउट टॉर्क, अगर आप उसको पुल आउट टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क दे देते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लगा देते हैं, सो द मोटर विल नाउ गो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। वो जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनिज्म के बाहर चला जाएगा। बट रिमेंबर दैट इट इज़ अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये एक ऐसा मोटर है जिसमें कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टॉर्क का ऑपरेशन किया जा सकता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑपरेशन इसमें नहीं हो सकता, एंड इट कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। सो दिस इज द characteristics of all the motors that we have studied. Now आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। In that question we have the question was whenever there is a conveyor which is having already a load, उसमें already एक लोड है, पहले से उसमें एक लोड है, that is a 2 किलो लोड। कुछ देर बाद वो लोड 2 किलोग्राम से चेंज होकर 5 किलोग्राम हो जाता है, फिर उसके बाद 10 किलोग्राम हो जाता है। So the load is also changing and throughout the process we can change the speed whenever we want. किसी भी पॉइंट पे हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं ना। इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में अब 3 मोटर आ रहे होंगे। द फर्स्ट मोटर दैट कम्स इन योर माइंड, जैसे ही आप वो पहला सेंटेंस सुने होंगे कि द मोटर द कन्वेयर विल बी ऑलरेडी लोडेड, उसमें पहले से लोड रहेगा, कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो नो लोड नहीं चलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। आपको वहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। The second thing the question tells that the load is changing, the load is increasing from 2 to 5 to 10, the load is increasing, load जो है हमारा increase कर रहा है। The third and the last thing that conveyor the question says is the speed should be variable. Now इन तीनों characteristics से हमें 3 मोटर मिलते हैं, that is DC series, DC compound motor which is a cumulative compound motor, and also 3-phase slip ring induction motor। क्योंकि ये तीनों मोटर में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है दैट इज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वो तीनों में है। बट अब देखते हैं लोड इंक्रीज अगर होगा तो इन तीनों में से सबसे बेटर लोड इंक्रीज कौन हैंडल करता है। इफ़ यू सी डीसी सीरीज मोटर जो है वो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता चले जाऊँगा द स्पीड विल डिक्रीज। वही केस आपके डीसी कंपाउंड मोटर में
नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता हुआ चला जाऊँगा टॉर्क, इंक्रीज़ करता हुआ चला जाऊँगा लोड, उसका स्पीड कंपैरेटिव टू डीसी कम डिक्रीज़ करेगा। वही केस इंडक्शन मोटर में भी होगा, उसमें भी स्पीड डिक्रीज़ करेगा बट डीसी सीरीज़ के मुकाबले कम करेगा। सो नाउ डीसी सीरीज़ मोटर जो है अब हमारे ऑप्शन से हट चुका है, बिकॉज हमें लोड वेरिएबल चाहिए, लोड इंक्रीज़ हो रहा है। सो वो बेटर परफॉर्मेंस कौन देगा हमें? डीसी कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड इंडक्शन। नाउ द लास्ट थिंग इज स्पीड हमारा वेरिएबल होना चाहिए। अगर स्पीड वेरिएबिलिटी चाहिए तो अब इन दोनों में से यू कैन सेलेक्ट विच वन इज द बेटर स्पीड वेरिएबल सिस्टम। मैंने बोला था कि इफ़ यू टेक अ डीसी मोटर देन द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज द कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट। जितना ज़्यादा स्पीड वैरी करेंगे उतना ज़्यादा सिस्टम अनएफिशिएंट होगा। So DC compound motor also goes out of the picture, and the only motor that we have that is selected, that is AC 3-phase slip ring induction motor. This is how you will answer the questions of which type of motor you will want to use in particular situation. किस situation में आपको कौन सा मोटर यूज करना है अब आप easily बता सकते हैं। So if you have any doubt regarding the characteristics of any types of motor, you can contact me through the Zadlan app also. And in the next video, I'll explain about the next thing of electrical drive system, which is the most important thing, is the power modulator. मोटर के बाद अब हम चूज़ करेंगे कि पावर मॉड्यूलेटर के अंदर क्या होगा और कौन सा पावर मोटर उसमें बेटर सूट करेगा। सो इफ़ यू वांट टू हैव द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. We will be coming with new series of electrical motors as well as drive. Until then, I will see you in the next lecture of electrical drive system.